नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र शाह। आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं कुछ रोचक और तथ्यपरक बातें। आज का यह वीडियो द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल का अर्थ, रीतिकाल का नामकरण। दोस्तों, आपको पता ही होगा हिंदी साहित्य का इतिहास कितने वर्षों का पुराना है और उसके पूरे इतिहास को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया है। परंतु हमारे सामने यहाँ जो सर्वमान्य और सर्व प्रचलित काल विभाजन प्रस्तुत किया गया है वह देखिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, जिसका नाम वीरगाथा काल रहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल क्यों कहा, इसके पीछे भी हम जाने तो उस समय जो कवि थे उन कवियों ने अपने राजा या आश्रयदाता जो थे उनकी वीरताओं का गुणगान किया, बखान किया, और तत्कालीन समय में संपूर्ण साहित्य वीर गाथाओं से भरा गया और उस समय जितनी भी रचनाएं हुई वह सब वीरतापूर्ण थी। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा, जिसका समय विक्रम संवत 1050 से 1375 माना जाता है। आगे दूसरा काल आता है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा, क्योंकि प्राचीन समय में हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में ही विभाजित किया गया था। आदिकाल, भक्ति काल जिसको मध्यकाल कहा जाता था, और तीसरा था आधुनिक काल। आदिकाल को हमने आदिकाल ही कहा। जो मध्यकाल थे उसके 2 भाग किए गए। पहला हुआ पूर्व मध्यकाल और दूसरा हुआ उत्तर मध्यकाल। इस पूर्व मध्यकाल को हमने भक्ति काल के नाम से जाना और इसका समय आचार्य और विद्वानों ने विक्रम संवत 1376 से 1700 तक माना। अब हमारे सामने एक प्रश्न फिर आता है कि भक्ति काल का नाम भक्ति काल क्यों पड़ा होगा। तो उसके पीछे मित्रों वही बात रही है, क्योंकि आदिकाल में जब वीरता का वर्णन हुआ तो राजा महाराजा अपने भोग विलास में ही डूबे रहे। जनता परेशान हो गई। जनता अपना दुख दर्द, अपनी वेदनाएं किसे बताएं। जनता के पास कोई सहारा नहीं था। इसलिए उस समय की जनता ने अपने मन की शांति के लिए ईश्वर का स्मरण किया, भगवान की भक्ति की। और उस समय के जो कवि हुए उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में, अपने काव्य में, अपने साहित्य में भक्ति का माहौल बना दिया और पूरे वातावरण में भक्तिमय माहौल होने के कारण उस काल का नाम भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता था, इसका समय 1376 से 1700 विक्रम संवत माना जाता है। मित्रों, तीसरा आता है मध्यकाल के बाद में उत्तर मध्यकाल, जिसको हमने कहा रीतिकाल। अब हमारे दिमाग में फिर एक प्रश्न आता है कि इस उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल क्यों कहा। तो रीतिकाल इसलिए कहा क्योंकि इस समय रीति ग्रंथों की सर्वाधिक रचनाएं हुई। अब रीति ग्रंथ कहते ही फिर एक प्रश्न आएगा, रीति है क्या। तो रीति की बात करते हैं तो
रीति ग्रंथों में काव्य शास्त्र के, संस्कृत काव्य शास्त्र के जो लक्षण थे, जिसमें काव्य के गुण, काव्य के दोष, रस, छंद, अलंकार, काव्य की रीतियां, काव्य की नीतियां, काव्य के भेद, उन सभी के बारे में उस समय के कवियों ने अध्ययन किया और उनकी रचनाओं को, उनके उदाहरण को अपने काव्य में स्थान दिया। और काव्य में स्थान देने के कारण प्रत्येक कवियों में, प्रत्येक आचार्यों में एक होड़ सी लग गई थी आचार्यत्व श्रेष्ठ साबित करने की। प्रत्येक कवि विद्वान यह चाहता था कि मेरा जो रचना है, मेरी जो कविता है वह अच्छी से अच्छी बने, इसलिए उस समय अधिकांश रीति ग्रंथों का निर्माण किया गया। और आगे अध्ययन करेंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से। चौथा आता है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल कहा। इसका समय है विक्रम संवत 1900 से अब तक चल रहा है। गद्य काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय सर्वाधिक गद्य की रचनाएं की गई। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में काव्य हुआ। उस समय की जो भाषा थी वो काव्य के रूप में प्रचलित थी। उनकी भाषा खड़ी, अवधि इस प्रकार से प्रचलित थी। लेकिन यहाँ पर आते आते शुद्ध परिष्कृत हिंदी का रूप भी आने लगा था। तो इस प्रकार से हिंदी का काल विभाजन हमने एक छोटे रूप में देखा। हमें मुख्य रूप से पढ़ना तो रीतिकाल है। इसलिए मित्रों बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल का समय है विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। अब हमारे दिमाग में एक फिर नया प्रश्न आ रहा है कि रीति, तो रीति का अर्थ है क्या? तो रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका, मार्ग या प्रणाली। रीति शब्द के यहाँ मुख्य 4 अर्थ हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ बताए हैं। फिर भी मुख्य रूप से इनका जो मोटे रूप से अर्थ यही है, ढंग, तरीका, प्रणाली और मार्ग। अब आगे बात करते हैं रीतिकाल का नामकरण। अब रीतिकाल का नामकरण हम देखें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। यहाँ पर भी हमने देखा था कि हिंदी साहित्य के ये कालों के विभाजन में अलग अलग नाम दिए गए। परंतु ध्यान ये रखना है कि साहित्य के इतिहास में सिर्फ ये आदिकाल और रीतिकाल ही ऐसे 2 काल हैं जिनके नाम को लेकर विद्वानों में और आचार्यों में विवाद हुआ है। यहाँ हम देखें आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और रीतिकाल को यहाँ पर अलग अलग नामों से विभाजित किया गया है। तो साहित्य के इतिहास में ये 2 काल ही ऐसे हैं, आदिकाल और रीतिकाल, जो नामकरण को लेकर विवादित रहे हैं। आदिकाल आपने पढ़ा होगा पहले 12वीं की कक्षा में। हम बात करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल का जो नामकरण है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है। कई विद्वानों ने उसे क्या नाम दिया, किसी ने क्या दिया, लेकिन सभी आचार्यों और विद्वानों को मिलाकर एक राय निकली कि इन नामों में से कोई एक नाम हो सकता है। और इन सभी नामों में सर्वाधिक सर्वमान्य नाम रहा रीतिकाल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो दोस्तों हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम क्यों दिया, उसके पीछे क्या कारण होगा कि उनका नाम दिया गया। तो देखिए रीतिकाल का पहला नाम आता है अलंकृत काल। अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं का एक ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद। इस मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। अब अलंकृत काल क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि उस समय जितनी भी रचनाएं लिखी गई उन सभी रचनाओं में अलंकारों का इतना भरमार होने लगा कि चारों तरफ काव्य कम और अलंकारों की संख्या ज्यादा हो गई। अलंकारों की भरमार होने के कारण साहित्यकार मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद ने इसका नाम अलंकृत काल रखा। दूसरा आता है श्रृंगार काल। अब श्रृंगार काल का नाम श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रखा। इसके पीछे भी यही कारण है कि उस समय जो कवि हुए उन कवियों ने अपने राजाओं के, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में श्रृंगार के इतनी रचनाएं लिख दी और चारों तरफ श्रृंगार ही श्रृंगार होने लगा। श्रृंगार का अर्थ होता है यहाँ पर प्रेम, कि उस समय के जितने कवि थे उन्होंने अपने राजा महाराजाओं और आश्रयदाताओं की भोग विलास और सुख को लेकर काव्य रचना की और
चारों ओर इतना माहौल बिगड़ गया कि प्रत्येक व्यक्ति प्रेम के पीछे भागने लगा। नारी भोग, सुख, वासना और काम के पीछे राजा महाराजा लगे हुए थे और उनकी प्रशंसा उनके कवियों के द्वारा अपने काव्य में की गई और श्रृंगार का वर्णन किया गया। साथ ही अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा की रानी की श्रृंगारिकता का वर्णन करके सुनाया और इस प्रकार श्रृंगार की अधिकता के कारण, प्रेम की अधिकता के कारण, सुख भोग विलास काम की इच्छा के कारण इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा गया। तीसरा आता है कला काल, जिसका नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रखा। अब कला काल क्यों रखा? तो इस समय संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि का बोलबाला था और इस समय के कवियों ने अपने काव्यों में संगीत को, नृत्य को, चित्रकला को महत्व दिया। जो राजा महाराजा थे वे भोगी थे, विलासी थे, तो अपने दरबार में दरबार आयोजित करते और वहां पर किसी नारी का नृत्य करवा के मधुर संगीत के साथ अपने जीवन का सुख भोगा करते थे और उनका नृत्य देखा करते थे, उनके चित्र बनवाया करते थे। इस प्रकार के गंदे वातावरण के कारण उस समय के कवियों ने अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने काव्य में इनको स्थान दिया, जिसके कारण रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इनका नाम कलाकाल रखा। चौथा आता है शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा। ये नाम दिया गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बड़ा ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और इन गणपति चंद्रगुप्त ने इसका नाम शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा रखा। क्यों रखा? ये भी तो एक चिंतन की बात है। तो यहाँ हम देखें शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा, तो शास्त्रीय से क्या अर्थ होता है? शास्त्रीय का अर्थ होता है काव्य शास्त्र के लक्षण, अर्थात उस समय के जो कवि थे उन कवियों ने अपनी रचनाओं में काव्य शास्त्र के जो लक्षण थे, जिसमें काव्य के वेद, काव्य के गुण, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, काव्य के दोष, काव्य की रीतियां, उनको स्थान दिया और उसी के स्वरचित उदाहरण और लक्षण प्रस्तुत किए और इतने प्रस्तुत किए कि उनकी संख्या एकाधिक हो गई। इसलिए शास्त्रीय का अर्थ हुआ कि संस्कृत काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथों का भरमार। दूसरा आता है मुक्त। मुक्तक का अर्थ हुआ कि उस समय जो कवि थे इन्होंने शास्त्रीय परंपरा का तो निर्माण किया, साथ में ही प्रेम, भक्ति, नीति, वीरता और प्रकृति का भी वर्णन किया। तो मित्रों, हमने देखा होगा कि अगर रीति काल श्रृंगार का काल है तो रीति काल में भी वीरता की बात करने वाले भूषण जैसे महाकवि उत्पन्न हुए। तो इन सभी का प्रयोग होने के कारण गणपति चंद्रगुप्त ने इसका नाम शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा रखा। अंतिम और पांचवा आते हैं जो सर्वमान्य नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित नाम रीतिकाल। अब इन्होंने रीतिकाल का नाम रीति इसलिए लिखा क्योंकि इस समय रीति ग्रंथों का सर्वाधिक निर्माण किया गया। अब रीति ग्रंथ से तात्पर्य वही संस्कृत काव्य शास्त्र के जो आचार्य थे, उन आचार्यों ने अपनी आचार्यत्व को बढ़ाने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्र से काव्य के गुण, काव्य के दोष, रस, अलंकार, शब्द शक्ति, इन पे इतनी होड़ होने लगी कि पूरे साहित्य में इनका भरमार होने लगा। काव्य कम और इन काव्य लक्षणों के उदाहरण अधिक होने लगे। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रीति काल रखा। तो मित्रों, ये हुई हमारे छोटे से संक्षिप्त परिचय की रीति काल का नामकरण और रीति काल का परिचय। तो आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।